हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 18th लेक्चर वीडियो है। 17 लेक्चर वीडियो मैं ओबी सब्जेक्ट पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबी सब्जेक्ट के डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल में। तो एक बार सजेस्ट करूंगी कि पिछले जो 17 लेक्चर वीडियो हैं उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। ओबी की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। एंड इस समय जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओबी सब्जेक्ट का, दैट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इस समय टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक ऑलरेडी पिछले लेक्चर वीडियो में कवर कर चुके हैं एंड आज हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर वीडियो में लेक्चर नंबर 17 में मैंने बहुत डिटेल में बताया था अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या फीचर्स हैं। एटीट्यूड जो रिलेवेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हमने देखा था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड, एम्प्लॉय के एटीट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पर, ये भी हमने डिटेल में समझा था। तो ये जो टॉपिक है हमने पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर लिए थे बहुत डिटेल में। एंड आज हम इसके आगे के ये टॉपिक पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच फॉर्म द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। यानी किसी भी पर्सन का जो भी एटीट्यूड है, तो वो एटीट्यूड कैसे फॉर्म हुआ, उसके सोर्सेस क्या हैं, वो हम देखेंगे। एंड एटीट्यूड कैसे मेजर किया जाता है, ये हम देखेंगे। तो ये सब टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। और एक बात और है, प्लीज एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन वीडियो लेक्चर्स को जरूर लाइक किया करिए, कमेंट करके मुझे बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एटीट्यूड तो वैसे तो मैं पिछले लेक्चर में डिटेल में बता चुकी हूँ, बट एक बार चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ अगर पिछला लेक्चर मिस हो गया है तो। एटीट्यूड का हिंदी में मतलब क्या होता है, नजरिया। यानी किसी चीज की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन, किसी सिचुएशन की तरफ हमारा क्या नजरिया है, यानी हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या बिहेव करते हैं, दिस इज द एटीट्यूड। यही होता है किसी पर्सन का एटीट्यूड। तो यानी एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड इज द वे अ पर्सन, यानी एटीट्यूड वो वे है जिस जिस वे से कोई पर्सन किसी चीज के बारे में, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है। मैं किसी सिचुएशन, ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में कैसा सोचती हूँ, कैसा फील करती हूँ, कैसा बिहेव करती हूँ ना, दिस इज माई एटीट्यूड, ये मेरा एटीट्यूड है। ठीक है। एक और डिफिनेशन है कि एटीट्यूड इज द मैनर ऑफ एक्टिंग, फीलिंग एंड थिंकिंग। यानी मैं किस मैनर में एक्ट करती हूँ, कैसा फील करती हूँ, कैसा सोचती हूँ, दिस शोज माई एटीट्यूड। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, सुना होगा, निगेटिव एटीट्यूड होता है। हम किसी चीज के लिए पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं, किसी चीजों के लिए निगेटिव फीलिंग रखते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, कुछ लोग क्या है, डॉग्स को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। ठीक है। तो उनके साथ क्या होता है कि उन्हें कहीं रास्ते में या मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे निकले और डॉग मिल जाएगा, तो क्या होता है, वो खुश होते हैं डॉग्स को देख के और पास जाते हैं, प्यार करते हैं डॉग को। ठीक है। बट कुछ लोग जो होते हैं उनका अगर निगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स डॉग, तो वो डॉग को देख के उनका मूड खराब हो जाता है और वो खुद भी क्योंकि उनके हिसाब से क्या है कि डॉग इज डेंजरस, वो डेंजरस है, और फिर वो डॉग को अवॉइड करते हैं और खुद दूर रहते हैं, और लोगों को भी सजेस्ट करते हैं कि डॉग से दूर रहना चाहिए, पेट्स को नहीं पसंद करते हैं। तो ये क्या है, निगेटिव एटीट्यूड है। ठीक। तो ये मैंने आपको डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया था एटीट्यूड के बारे में। ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एटीट्यूड। ये जो एटीट्यूड है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, हम लोग ये जो सब्जेक्ट पूरा मतलब पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, इसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं एटीट्यूड का, ये हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय का एक सही एटीट्यूड होना कितना जरूरी है। जरूरी है ना। तो बात करें तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ एक पॉजिटिव फीलिंग रखना, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ये बहुत जरूरी है। जो एम्प्लॉय है अपने जॉब की तरफ, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, ठीक है, अच्छी फीलिंग रखता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के लिए तो अच्छा है, एम्प्लॉय भी ग्रो करेगा, प्लस एम्प्लॉय जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी, उसकी भी इफिशियंसी बढ़ेगी। और बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू एटीट्यूड में चेंज लाया जा सकता है।
ठीक है, बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू उनके एटीट्यूड में चेंज आता है। ठीक, तो इसलिए यानी एटीट्यूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज का जो नजरिया है टुवर्ड देयर जॉब, टुवर्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ और पॉइंट्स बताए हैं कि क्यों किसी एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो सही बात है, अगर एम्प्लॉय का पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स इट जॉब, उसके अपने जॉब की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या होगी और इंप्रूव होगी, क्योंकि एम्प्लॉय क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, अपनी जॉब में अच्छे से काम करेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस नो डाउट इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, इंप्रूव करेगी। दूसरे जो इंपॉर्टेंस है एटीट्यूड की वो क्या है कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा, अगर एम्प्लॉय का पॉजिटिव एटीट्यूड है, सेटिस्फाई होगा, जॉब इन्वॉल्वमेंट होगी, तो क्या होगा, एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। ठीक है, रहेगा ना, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो कम होगा। टर्नओवर मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब होता है कि कितने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से गए, कितने आए, दिस इज कॉल्ड टर्नओवर। तो अगर एम्प्लॉय का पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो एक जगह लग के पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एम्प्लॉय टर्नओवर। तीसरी जो इंपॉर्टेंस है एटीट्यूड की वो ये है कि इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द एब्सेंटिज्म। अगर एम्प्लॉय अपने काम को पसंद करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो एम्प्लॉय जो है ना छोटे मोटे कारणों की वजह से छुट्टी नहीं लेने वाला है। बहुत कोई मेजर कारण हुआ तभी वो ऑर्गेनाइजेशन से एब्सेंट होगा, अदरवाइज वो चीजें मैनेज करना सीख लेगा कि कैसे बाकी चीजों और अपनी जॉब को कैसे मैनेज करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से एब्सेंट भी कम होगा। अगर किसी को अपने काम से प्यार हो जाए, जॉब से प्यार हो जाए, तो क्या फिर हम छोड़ सकते हैं जॉब? नहीं, नहीं छोड़ सकते, हमसे एक दिन भी बैठा नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, एब्सेंटिज्म भी कम होगा। तो इसलिए भी इंप्लॉई एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अगली इंपॉर्टेंस क्या है, रिड्यूस वॉयलेंस। देखिए, अगर इंप्लॉय का पॉजिटिव एटीट्यूड है अपनी जॉब की तरफ, तो वो काम पे फोकस करेगा। अननेसेसरी का जो वॉयलेंस होता है ना, कुछ लोगों का काम होता है ना खुद काम करेंगे ना किसी को करने देंगे, तो ऐसे लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में, टीम में जब काम कर रहे होते हैं तो अननेसेसरी का वॉयलेंस क्रिएट करते हैं। बट अगर एम्प्लॉय का पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड एट वर्क, तो वो इन चीजों में, इस टाइप की जो फालतू की चीजें हैं वॉयलेंस वगैरह में, वो इंडल्ज नहीं होगा, वो अपने काम पे फोकस करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है एटीट्यूड का वो है कि इट इंक्रीज द एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फैक्शन। हाँ, अगर एम्प्लॉय का एटीट्यूड सही है टुवर्ड एट जॉब, तो वो क्या होगा, एम्प्लॉय अपनी नौकरी से क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, अपनी जॉब की तरफ उसका क्या नजरिया होगा, ग्रेटिफिकेशन का। ठीक है, और सही में होना भी चाहिए। सोचिए, जो जॉब हम कर रहे हैं उस जॉब से जो सैलरी आ रही है उसी से तो हमारा घर चल रहा है। तो हमेशा एक मतलब एक रिस्पेक्ट की फीलिंग होनी चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होनी चाहिए एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो इसलिए भी दिस इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड कि इससे जो है एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है एक पॉजिटिव, अगला क्या है, इंक्रीज एम्प्लॉय जॉब इन्वॉल्वमेंट। तो अगली जो इंपॉर्टेंस है एटीट्यूड की वो ये है कि अगर एम्प्लॉय का पॉजिटिव एटीट्यूड है, सही एटीट्यूड है, अच्छी फीलिंग है, तो इससे एम्प्लॉय का जॉब इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है। जॉब इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय कितना इमर्ज होकर अपने जॉब को परफॉर्म कर रहा है, यानी कितनी शिद्दत से, कितना अपने जॉब में लग करके काम कर रहा है, कितनी एनर्जी, कितना टाइम दे करके जॉब में काम कर रहा है, दैट इज जॉब इन्वॉल्वमेंट। तो अगर एम्प्लॉय का पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर एम्प्लॉय का एटीट्यूड सही है, तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा, एम्प्लॉय का एब्सेंटिज्म कम होगा, अननेसेसरी के वॉयलेंस में एम्प्लॉय नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा एंड एम्प्लॉय का जॉब इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। इसलिए एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए इसे ओबी के सब्जेक्ट में डाला गया है। ठीक, अगर एटीट्यूड सही है तो एम्प्लॉय बढ़िया काम करेगा, और एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ठीक है, एम्प्लॉय से मिलकर ही ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो वो ग्रो करेगी। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एटीट्यूड मेजरमेंट। ये तो समझ में आ गया एटीट्यूड क्या है, इसके बारे में काफी चीजें इंपॉर्टेंस वगैरह समझ में आ गई। अब जरा एटीट्यूड मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, एटीट्यूड समझ तो लिया, बहुत जरूरी है, बट मेजर कैसे होगा। तो बात करूं तो एम्प्लॉय, ये जो एटीट्यूड मेजरमेंट है एम्प्लॉय का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज का एटीट्यूड मेजरमेंट करना है, तो ये जनरली क्वेश्चनर के थ्रू किया जाता है, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर के थ्रू किया जाता है एम्प्लॉयज का एटीट्यूड मेजरमेंट। ठीक,
और ये जो क्वेश्चनर है फिर इनको इवेलुएट किया जाता है यूजिंग सेवरल स्केलिंग मेथड। बहुत सारे स्केलिंग मेथड है, उसके थ्रू फिर इन क्वेश्चनर को इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, एटीट्यूड मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले तो एम्प्लॉय से क्वेश्चनर भरवाए जाते हैं, फिर उसके बाद उन क्वेश्चनर को स्केलिंग मेथड से फिर एटीट्यूड को मेजर किया जाता है। और स्केलिंग मेथड की मैं बात करूं तो दो टाइप की एटीट्यूड स्केलिंग है जो बहुत कॉमनली यूज होती है। वो कौन सी है? थर्नस्टोन टाइप ऑफ स्केल एंड लिकर्ट स्केल। ठीक, स्केलिंग की अगर मैं बात करूं एटीट्यूड स्केलिंग की, तो दो स्केल्स हैं जो बहुत पॉपुलर है, थर्नस्टोन टाइप ऑफ स्केल एंड लिकर्ट स्केल। तो चलिए एक एक इन दोनों स्केल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहली ये जो थर्नस्टोन टाइप ऑफ स्केल है, इस स्केल में क्या बोला गया, इस स्केलिंग मेथड में क्या बोला गया कि लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट आर रिटन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच द एटीट्यूड इज टू बी मेजर्ड। यानी जिस भी चीज के बारे में, जिस भी ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में हमें एटीट्यूड मेजर करना है, उसके बारे में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट आर रिटन, उस चीज के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कुछ स्टेटमेंट क्या होंगे, फेवरेबल होंगे, कुछ स्टेटमेंट क्या होंगे, अनफेवरेबल होंगे। फिर इन स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा, एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूं, फिर इन स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा, ये ऐसे करके एक फाइल है, ठीक है, इसमें 11 पॉइंट्स हैं, ये देखिए, इनको फिर प्लेस किया जाएगा 11 पाइल्स पे। ये एक पाइल है, इसमें 11 ऐसे करके स्लॉट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके 11 स्लॉट्स हैं। तो अब उन स्टेटमेंट को, जो लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे गए हैं अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमें एटीट्यूड मेजर करना है, तो जो फेवरेबल और अनफेवरेबल स्टेटमेंट लिखे गए हैं, फिर इन स्टेटमेंट को यहाँ पे इन स्केल पे प्लेस किया जाएगा। और अब किस तरीके से प्लेस किया जाएगा, जो मोस्ट फेवरेबल स्टेटमेंट है उसको रखा जाएगा नंबर 1 पे, और जो लीस्ट फेवरेबल है या कह लीजिए अनफेवरेबल, सबसे ज्यादा अनफेवरेबल है, उसको 11वें नंबर पे रखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहां मैं लिखा है मोस्ट फेवरेबल स्टेटमेंट आर टू बी प्लेस्ड इन पाइल 1 एंड मोस्ट अनफेवरेबल को पाइल 11 पे रखेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद जो बचे हुए 9 स्टेटमेंट है उनको कहां रखा जाएगा, उनको इन पॉइंट्स पे रखा जाएगा एज पर द डिग्री ऑफ फेवरेबिलिटी एंड अनफेवरेबिलिटी के बेसिस पे यहां पे रखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बहुत सारे स्टेटमेंट लिखने हैं, फिर उनको इस स्केल पे प्लेस करना है। ठीक, प्लेस कर दिया, फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट को दिया जाएगा, रिस्पोंडेंट के सामने ये इस स्केल को प्रेजेंट किया जाएगा। ये जो स्केल है ना, इस पे रिस्पोंडेंट को दिखाई जाएगी ये स्केल, और फिर रिस्पोंडेंट जो है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर रिस्पोंडेंट उस स्केल में जो भी पॉइंट रिस्पोंडेंट को ठीक लग रहा है वो उस पर टिक करेगा। देखिए लिखा है ईच रिस्पोंडेंट चेक द स्टेटमेंट विद विच ही अग्री। अगर वो फेवर में है या अनफेवरेबल है या इसके बीच में कोई स्टेटमेंट है तो उसको वो टिक करेगा, एंड फिर टिक करेगा, और फिर उसी को यूज करके वो जो टिक करेगा वहां पे कोई नंबर होगा, ये 1 2 3 4, वहां पे कोई नंबर होगा, तो उसी के बेसिस पे फिर उस एम्प्लॉय का एटीट्यूड को कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट विच ही चेक्ड। यानी जिसपे उसने टिक लगाया है उसके जो स्कोर है यहाँ पे, उसके बेसिस पे फिर एटीट्यूड कैलकुलेट होगा। तो ये थी थर्नस्टोन टाइप ऑफ स्केल। अगली क्या है, लिकर्ट एटीट्यूड स्केल। तो लिकर्ट एटीट्यूड स्केल थोड़ा इससे ज्यादा सिंपल है। लिकर्ट स्केल क्या कहती है कि इसमें केवल 5 पॉइंट्स हैं। लिकर्ट एटीट्यूड स्केल में केवल 5 पॉइंट्स हैं। इसमें क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट है जिसके किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी हमें अगर एटीट्यूड मेजर करना है, तो जो भी स्टेटमेंट है रिलेटिंग टू द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, ये उस पर्सन को दिया जाता है, रिस्पोंडेंट को दिया जाता है, और उसको कहा जाता है कि इन 5 पॉइंटों में से किसी एक को टिक करो। ठीक है, देखो जैसे सपोज करो कोई भी स्टेटमेंट आप ले लीजिए, ठीक है, कोई स्टेटमेंट है वो लिया, फिर इसके बाद इस स्टेटमेंट पे 5 पॉइंट, आपको 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। क्वेश्चनर में ऐसे होता है ना, कोई स्टेटमेंट है फिर उसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, और 5 ऑप्शन क्या है, स्ट्रांगली अप्रूव, अनडिसाइडेड, स्ट्रांगली डिसअप्रूव या डिसअप्रूव एंड अप्रूव, ऐसे करके 5 स्टेटमेंट दे दिए गए। कोई क्वेश्चन दिया गया एटीट्यूड जानने के लिए, और फिर इसके बाद ये 5 ऑप्शन दिए गए। फिर रिस्पोंडेंट क्या करेगा, रिस्पोंडेंट अगर इस बात से अग्री करता है, ठीक है, सहमत है, तो वो अप्रूव पे करेगा। अगर स्ट्रांगली अग्री करता है तो स्ट्रांगली अप्रूव करेगा। अगर वो अनडिसाइडेड है तो इस पे करेगा टिक। ठीक है, तो इन्हीं 5 पॉइंट में से किसी एक पर टिक करेगा, और उसी के बेसिस पे लिकर्ट स्केल यूज करके एटीट्यूड मेजर किया जाता है। तो ये इसमें केवल 5 पॉइंट यूज होते हैं। हर स्टेटमेंट के लिए आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, और यही वो 5 ऑप्शन है, और जो रिस्पोंडेंट है इन 5 में से किसी एक पर टिक करेगा, और उसी के बेसिस पे
एटीट्यूड उसका मेजर किया जाता है। तो दिस इज द लिकर्ट एटीट्यूड स्केल। वैसे कुछ और भी स्केल्स हैं, पर सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज स्केल है वो यही दोनों है, थर्नस्टोन टाइप ऑफ स्केल एंड लिकर्ट स्केल, इसीलिए मैंने ये दोनों डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेस या कह लीजिए फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, यानी एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है। तो देखिए, एटीट्यूड आर एक्वायर्ड फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे एटीट्यूड फॉर्म होता है किसी पर्सन का। ठीक है, और ये जो कुछ सोर्सेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जिनके तहत एटीट्यूड किसी पर्सन का फॉर्म होता है। वो सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। अगला है एसोसिएशन। नेक्स्ट इज सोशल लर्निंग। अगला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। नेक्स्ट इज मास मीडिया। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं जो किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि अगर मैं रिस्पोंडेंट हूं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस ऑब्जेक्ट या उस सिचुएशन या उस पर्सन के साथ, उसके बेसिस पे मेरा एटीट्यूड बनेगा। ठीक है, ये सपोज करिए मेरा एटीट्यूड है, तो मेरा डायरेक्ट पर्सनल कैसा एक्सपीरियंस है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगेन मैं पेट्स का एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करिए कोई पेट है, डॉग है। ठीक है, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस डॉग के साथ बुरा रहा है, अगर डॉग ने कभी मुझे काटा है, बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा एटीट्यूड क्या होगा टुवर्ड्स द डॉग, बुरा होगा, निगेटिव होगा। बट अगर मेरा जो डॉग के साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही केयरिंग लविंग रहा है, तो मेरा एटीट्यूड क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वही है पर्सनल एक्सपीरियंस। अगला जो है दैट इज एसोसिएशन। अगला क्या है, एसोसिएशन। तो एटीट्यूड जो होता है ना, वो, एक मिनट मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। एसोसिएशन अगला पॉइंट है। देखिए, एटीट्यूड ऐसे भी फॉर्म होता है, जैसे सपोज करिए किसी एक ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमारा एटीट्यूड इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, एसोसिएटेड है। इसलिए यहाँ पे लिखा है एसोसिएशन। इस ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड है, इसके रीजन के कारण भी हमारा इस ऑब्जेक्ट के लिए एटीट्यूड बनता है। ठीक है, तो वही है दूसरा पॉइंट, एसोसिएशन। जैसे सपोज करिए कोई लड़का है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमारा कैसा एटीट्यूड है, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इसकी संगत कैसी है, ये किन लोगों के साथ है। अगर ये खराब लोग हैं, ये इसके आसपास जिन दोस्तों के साथ ये रह रहा है, अगर ये खराब है, बहुत बदमाशी के लिए जाने जाते हैं स्कूल में, तो हमारा फिर इस जो लड़का है इसकी तरफ भी यही एटीट्यूड बन जाएगा कि ये भी इन्हीं में से एक है। तो एसोसिएशन से भी हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सोशल लर्निंग। हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास फैमिली है, फ्रेंड है, सोसाइटी है, तो इन फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी का भी हमारे ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। हम इनको ऑब्जर्व करते हैं और वहां से भी हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो, अगर मैं घर की बात करूं, हमारी फैमिली जो है, हमारा जो घर है, हमारे घर का जो इन्वायरमेंट है, अगर बहुत ही अच्छा रिलीजियस इन्वायरमेंट है तो हमारा एटीट्यूड वैसे ही फॉर्म होता है ना। अगर घर में बहुत वॉयलेंस है, किसी भी कारण से बहुत वॉयलेंस है, तो एक बच्चे का जो एटीट्यूड है वो कुछ वैसे ही हो जाएगा। तो जो सोशल लर्निंग भी एटीट्यूड में होती है, हमारी फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी में जो चीजें हैं उससे भी पर्सन का एटीट्यूड फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन, जो हमारे आसपास जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मंदिर वगैरह, और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप जिस स्कूल से पढ़े हैं, जिस कॉलेज से पढ़े हैं, इसका भी तो हमारे एटीट्यूड पे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है ना। हमारे स्कूल स्कूल देखिए, जो, अगर मैं बात करूं बुकिश नॉलेज की, वो तो हर स्कूल में सेम प्रोवाइड की जा रही है। कॉलेजेस की बात करूं, कॉलेजेस में भी बुकिश नॉलेज सेम प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो बाकी इन्वायरमेंट है वो हर कॉलेज, हर स्कूल का बहुत अलग होता है, एंड उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है एक बच्चे के एटीट्यूड फॉर्म होने में। ठीक है, तो नेक्स्ट था इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। अगला और आखिरी जो फैक्टर है जो किसी पर्सन के एटीट्यूड फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है मास मीडिया। मास मीडिया मतलब एडवर्टाइजमेंट, सोशल मैसेजेस, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ये जो खबरें आती हैं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन में। ठीक है, कोई इवेंट है उसके बारे में निगेटिव निगेटिव हर जगह बोला जा रहा है, न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, मैगजीन में, टीवी में, हर जगह किसी इवेंट के बारे में निगेटिव बोला जा रहा है, तो हमारा एटीट्यूड नॉर्मली उस चीज के बारे में निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट था एटीट्यूड के बारे में।
जैसे अभी इसका बहुत बड़ा वो रोल देखा, अभी कुछ समय पहले इलेक्शंस थे, तो आप देख रहे होंगे न्यूज मीडिया, कुछ चैनल्स कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत पॉजिटिव थी, कुछ चैनल कुछ पर्टिकुलर पार्टीज के लिए बहुत निगेटिव थे। तो ये सब क्या है, ये मास मीडिया का, और फिर उसका इम्पैक्ट हम पे बहुत गहरा असर पड़ता है। हम फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉजिटिव या निगेटिव हो जाते हैं, हमारा एटीट्यूड उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉजिटिव या निगेटिव हो जाता है। तो मास मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी पर्सन के एटीट्यूड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे, ये 5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें ध्यान में रखिएगा एटीट्यूड फॉर्मेशन के। एंड इसी के साथ हमारा ये जो एटीट्यूड का पूरा चैप्टर है ये फिनिश होता है। अगले टर्न पे अब हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना है। एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप किस कॉलेज के, किस यूनिवर्सिटी के हैं, क्योंकि मैं जो आगे के लेक्चर्स प्लान करूंगी उसमें मुझे हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए फिर चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।